इस setting में, and we cordially welcome Professor Dr. Asad Zaman Sahab. Just किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, लेकिन for people who are not familiar to his work, I would like to introduce Professor Dr. Asad Zaman, born in Karachi. Then in 1976, he went to Massachusetts Institute of Technology for base mathematics. In 1976 and 78, he was in Stanford for MS statistics and PhD economics, respectively. Professor Dr. Asad Zaman has served multiple national and international agencies. To name some, International Monetary Fund as an economist. He has been teaching in different universities like University of Pennsylvania, Columbia University, Johns Hopkins University, LAMS, that's in Pakistan. He has been teaching in Islamic University, Islamic International University, Islamabad, and he served as a Vice Chancellor of PIDE, that is Pakistan Institute of Developmental Economics. He has huge number of publications in renowned journals, supervised many PhD students. His area of interest in teaching is econometrics, the advanced level, the applied level as well, Islamic economics, experimental economics, statistics and dynamic optimization, and many more. Today, Professor Saab jo hai baat karenge real statistics ke hawale se. So when I looked into the brochure, और जब मुझे पता लगा कि रियल स्टैटिस्टिक्स तो हम भी मजबूर हैं स्टैटिस्टिक्स से, गो के हमारा एरिया नहीं है, मेरा पीएचडी इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, सो उसमें भी हमें स्टैट्स की कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती है. तो हमें लगा कि रियल स्टैट्स तो हमें पता है, और अगर यहाँ पे अगर नहीं यकीनन यहाँ पे जो स्टैटिस्टिशियंस हैं उनके जहन में ये सवाल ज़रूर होगा कि ये कौन सा स्टैट्स है जो ये हमें बताएंगे जो कि रियल है. सो आज रियल स्टैट्स के बारे में हम उनसे जानना चाहेंगे. मैं इससे पहले कि मैं उनसे गुजारिश करूं कि वो अपने गुफ्तगू का आगाज करें, हजरत इकबाल का एक शेर है कि बरतर अज अंदेशाए सूदो ज़यां है जिंदगी, बरतर अज अंदेशाए सूदो ज़यां है जिंदगी, है कभी जां और कभी तस्लीमे जां है जिंदगी, बंदगी में घुट के रह जाती है मिसले कम आब, और आज़ादी में बहरे बेकरां है जिंदगी. सो मैं ज़ाती तौर पे इस रियल स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक के ऊपर जब प्रोफेसर साहब लबकुशाई करेंगे तो मैं ये जानना चाहूँगा कि सूदो ज़यां से बाहर जाके और बंदगी से बाहर निकल के भी क्या कोई स्टैटिस्टिक्स है, या स्टैटिस्टिक्स आपको बंदगी ही सिर्फ सिखाती है. Ladies and gentlemen, with a round of applause, Professor Dr. Asad. Thank you very much for this introduction. I will start. Bismillahir Rahmanir Rahim, and I hope to answer the question that you have raised. So, real statistics से क्या मुराद है? That I have to make clear कि it's opposed to nominal statistics, जो कि असल में इसका इसी की वजाहत है इस लेक्चर में कि, और ये ख्याल मुझे कैसे पैदा हुआ. दरअसल ये एक बहुत लंबा सफ़र है जो तकरीबन 20 साल तक मैंने इस रास्ते पे चला है कि स्टैटिस्टिक्स को इस्लामिकली अप्रोच कैसे किया जाता है. तो सबसे पहले जो है बात है कि जब आदमी कहता है कि स्टैटिस्टिक्स एंड इस्लामिक अप्रोच, तो इससे लोगों के दिल में एक कन्फ्यूजन, इरिटेशन, कॉन्फ्लिक्ट पैदा होती है कि भला ये बताओ क्या मतलब है 2+2=4 में इस्लाम को घुसाने की क्या ज़रूरत है. आदमी कहता है कि जो आदमी ये कह रहा है इस्लामिक स्टैटिस्टिक्स, तो उसको न इस्लाम के बारे में कुछ पता है न स्टैटिस्टिक्स के बारे में कुछ पता है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स की सारी किताबें आप छान जाएं उसमें कहीं इस्लाम का तज़किरा नहीं, इस्लाम की सारी किताबें छान जाएं उसमें कहीं स्टैटिस्टिक्स का तज़किरा नहीं. तो इन दोनों यानी बेजोड़ चीज़ों के बीच में कौन सा जोड़ पैदा किया जा रहा है. तो दरअसल एक लंबा सफ़र है. मैंने कहा कि ऐसा करना चाहिए जब मैं यहाँ पाकिस्तान पहुँचा कि, और इस्लामिक यूनिवर्सिटी ख़ास तौर पर, कि इस्लामिक अप्रोच टू टीचिंग इस्तेमाल करना चाहिए. स्टैटिस्टिक्स में हम कोई तब्दीली नहीं लाएंगे, सिर्फ तरीक़े तालीम जो है वो इस्लामी होना चाहिए. और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि उस्ताद के आदाब हैं, स्टूडेंट्स के आदाब हैं. सबसे पहली बड़ी बात जो है कि नीयत क्या है हमारी यहाँ पढ़ने की.
इन्नमल आमाल बिन्नियात, तो इसका तो कोई तज़किरा नहीं होता है स्टेटिस्टिक्स में, हम किस नीयत से स्टेटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। तो कम से कम इतनी सी तो आदमी कह सकता है, नियत कर सकता है कि हम लोग स्टेटिस्टिक्स को इंसानियत की भलाई के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई, और ये इस्लामी बात है, और इसमें यानी जो हमें वेस्ट में सिखलाया गया था कि स्टेटिस्टिक्स जो है वो तो न्यूट्रल और डिटैच्ड है, वो कंसल्टेंट है। आपके पास हिटलर आए कि हमें कैसे अवेंस डिज़ाइन करें जो बच्चों को जलाना है, तो उसमें भी हम अपना मशवरा दे देंगे। और अगर एटम बम बनाने के लिए हमें कुछ स्टेटिस्टिकल फार्मूला बनाना है तो उसमें भी हम, क्योंकि कंसल्टेंट का काम नहीं है कि वो उसमें इन्वॉल्व हों, तो ये कम अज़ कम हम ये कहेंगे कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। एक इस्लामिक अप्रोच में हम देखेंगे भाई ये हम जो चीज़ करने जा रहे हैं ये ऐसे इस्तेमाल हो रही है, इससे लोगों के टैक्स में इजाफा करके उसमें वो उनका खून निचोड़ा जाएगा, या इसमें कोई इंसाफ की बात है। इस कम अज़ कम इतना तो हमारा देखना ज़रूरी है अगर हम इस्लामिक अप्रोच इख्तियार कर रहे हैं। तो बात यह है कि इसके आगे वो आया है कि, तो फिर मैंने कहा कि अच्छा स्टेटिस्टिक्स को यूज़फुल कैसे बनाया जाता है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो इल्म जो कि नफ़ा देता है, इल्म नाफ़े की दुआ मांगी कि या अल्लाह ताला मुझे अता फरमाए, और जो इल्म ला यनफ़े है उससे पनाह मांगी। तो अब हमें यानी ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात में तफरीक करें कि वो स्टेटिस्टिक्स जो हम पढ़ा रहे हैं वो नाफ़े है या ला यनफ़े है। तो ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ थ्योरी पढ़ाते हैं, थ्योरी को हम कहते हैं कि इसको जहाँ पे जाके इस्तेमाल कर लो। मैंने कहा नहीं, ये काफ़ी नहीं है, बल्कि हम लोग स्टेटिस्टिक्स को मैदान अमल में जाके इस्तेमाल करके दिखाएं। तो शुरू में तो मुझे लगा कि ये कोई मसला नहीं, क्योंकि सारी किताबों में एप्लीकेशंस भरे होते हैं, मगर जब मैंने ज़रा इस बात पे गौर किया तो पता चला कि वो सारे एप्लीकेशन जो हैं वो जाली होते हैं। यानी वो एक तरह से डेमोन्स्ट्रेशन होता है, शोकेस होता है कि अगर इस किस्म के प्रॉब्लम आए तो उसमें स्टेटिस्टिक्स ऐसे इस्तेमाल करते हैं। रियल वर्ल्ड के जो रियल प्रॉब्लम्स हैं जिसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो कभी डिस्कस नहीं होते हैं। यानी जो जेन्युइन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं, फेक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स स्टेटिस्टिक्स में होते हैं, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम नहीं होते हैं। उसका यानी एक हॉरिफाइंग एग्जाम्पल मेरे सामने पेश आया जब हम लोग ने वहाँ इस्लामिक यूनिवर्सिटी में एक स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेंट लॉन्च किया और हमने इंटरव्यू कर रहे थे लेक्चरर्स का। तो हैरत दर हैरत हमने 7-8 स्टूडेंट्स को, जिनकी एमफिल थी स्टैट्स की कायद आज़म से और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से, सब एमफिल थे, कोई उससे कम नहीं था। सब से हमने पूछा कि भाई एक एवरेज निकाल के दिखाओ, और सिंपल से मैंने उनको सवाल दिया जिसका यानी मेंटली कैलकुलेशन हो सकता है। क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट में 10 प्रोफेसर है, एक मैं हूँ जो डायरेक्टर जनरल है, मेरी तनख्वाह जो है वो 11,000 है और बाकी सबकी 1,000 है, तो कुल मिला के 20,000 हो गए। तो ये बतलाओ कि हमारे 10 की यानी एवरेज तनख्वाह क्या है। You will be shocked to know कि not one out of those 8 people could answer this question. Not one. हाँ, ये मैं यहाँ तक पहुँचा था कम करते करते, यानी पहले एक मुश्किल क्वेश्चन मैंने एवरेजेस से लिया था, मगर जब कोई वो नहीं कर सके तो फिर मैंने कहा कि अच्छा एवरेज कंप्यूट करके, एक स्टूडेंट ने जिसको हमने हायर कर लिया क्योंकि हायर करना था, उसने 1/n समेशन i = 1 to n xi लिख दिया। मैंने कहा वाह वाह ब्रावो, तुम तो सबसे आगे पहुंच गई। अब ये बतलाओ कि ये n क्या होता है और ये xi क्या होता है। इसका उसके पास कोई जवाब नहीं था। तो इतना हालात हैं ख़राब कि हम लोग किताबों में जो पढ़ाते हैं और उसको जो अप्लाई करना होता है उसमें जो गैप है वो यानी आसमान ज़मीन का गैप है। इसी तरह से इकोनॉमिक्स में हम लोग हैं तो एक लड़का अगर हमारे यहाँ PhD कर जाए और 4 सब्जेक्ट्स मॉनेटरी पॉलिसी के ले ले और मॉनेटरी थ्योरी के, और जाके हम उसको अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में बैठाएं जिसमें मैं इत्तेफाक से बैठता हूँ, तो उसको कुछ नहीं पता चलेगी यहाँ क्या हो रहा है। यानी इतना बड़ा गैप है थ्योरी एंड प्रैक्टिस में। तो कम से कम इतनी सी बात तो है कि हम लोग स्टेटिस्टिक्स को अप्लाई करके स्टूडेंट्स को दिखलाएं, इसको ही हम इस्लामिक कह लें। अच्छा, तो ये बात मैं कर चुका हूँ कि अल्लाहुम्मा अस्सअलुका इल्मन नाफ़िअ, और एक दुआ है अल्लाहुम्मा इन्नी
अऊज़ु बिका मिन इल्म ला यनफ़े। तो हमें ये पता चलाना चाहिए। अच्छा, अब ये जो थ्योरी प्रैक्टिस डिवाइड है जिसको हम लोगों ने जो यानी बिल्कुल ही तस्लीम शुदा बात है वेस्टर्न एपिस्टेमोलॉजी में, वेस्टर्न थ्योरी ऑफ नॉलेज में, कि एक थ्योरी अलग चीज़ होती है, एप्लीकेशन अलग चीज़ होता है। इसी तरह से हमें स्टेटिस्टिक्स सिखलाई जाती है कि एक फील्ड एक्सपर्ट होता है, वो अपनी फील्ड के बारे में जाता है। स्टेटिस्टिशियन को फील्ड के बारे में कुछ जानने की ज़रूरत है, उसको सिर्फ नंबर्स से वास्ता है, और बाकी जो फील्ड एक्सपर्ट है वो उन नंबर्स को कैसे दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक गलत आइडिया है। तो अगर हम चाहते हैं पता चलाना कि ये स्टेटिस्टिक यूजफुल है कि यूजलेस है, तो हमें इस बैरियर को ओवरकम करना होगा। हमें कहना होगा कि भाई फील्ड में क्या हो रहा है उसमें भी जाके देखना होगा। तो जब मैं खुद गया था अपनी ग्रेजुएट स्टूडेंट एडवाइज़र के बारे में से कि मैं पीएचडी थीसिस के बारे में कंसल्ट कर रहा था कि क्या करूं, इकोनोमेट्रिक्स में करनी थी। तो उसने कहा देखो, दो तरह की इकोनोमेट्रिक्स होती है। एक जो मेरा थीसिस एडवाइज़र था टेड एंडरसन, जो बहुत मशहूर स्टेटिस्टिशियन है, मल्टीवेरिएट की उसकी किताब है, उसकी तरह से तुम स्टेटिस्टिक्स कर सकते हो, इकोनोमेट्रिक्स कर सकते हो, कि वो सिर्फ थ्योरी है, उसने कभी रियल वर्ल्ड डेटा से तो कभी उसका वास्ता ही नहीं रहा। और फिर कुछ वहाँ और लोग थे, हर्ड, बास्किन, लारी लाउखुद, जो कि रियल वर्ल्ड डेटा सेट से काम करते थे, गेट देयर हैंड्स डर्टी। तो वो उनकी जो थोड़ा मजदूर क्लासिफिकेशन थी, और एक बादशाहों वाली थी। तो मैंने कहा जाहिर बात है कि फिर मैं मेरे पास चॉइस है, तो मैं ज़्यादा आला किस्म की तो मैंने भी प्योर थ्योरी की। नतीजा ये निकला कि पीएचडी मैंने 78 में मुकम्मल की। तो मस्ट हैव बीन कम से कम 10 साल हो गए, मैंने कोई रियल वर्ल्ड डेटा सेट नहीं देखा। उसके बाद फिर मैं किताब लिख रहा था, स्टैटिस्टिकल फाउंडेशंस फॉर इकोनोमेट्रिक टेक्निक्स। तो उसमें मैंने कहा कि अच्छा, एक हम लोग कुछ नमूना भी डाल दें। तो मैंने रियल वर्ल्ड डेटा सेट कहीं से ऊपर किया। फिर मुझे रिग्रेशन रन करना आता नहीं था डेटा सेट में, यानी इन द सेंस कि वो कंप्यूटर पे नहीं, वो अपना फार्मूलाज तो आते थे और मैं खुद से उसको कैलकुलेट कर सकता था, पर मैं किया भी। मैंने कहा कि एक पैकेज रन करके, फिर मैंने किसी से जाके पूछा कि भाई कोई पैकेज बतलाओ। तो उसने मुझे एक्सेल में, वो हमारा इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट का चेयरमैन था, उसको बहुत खुश हुआ। उसने कहा मैं लोगों को बतलाऊंगा कि मैंने असद ज़मान को रिग्रेशन रन करना सिखलाया है। तो इतना स्ट्रॉन्ग थ्योरी प्रैक्टिस होता है। तो बात यह है कि जो टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल्स हमें मिलते हैं, जो हमने देखे यानी अपनी टेक्स्ट बुक में, कि क्या डिस्क्रिमिनेशन होता है, क्या करना है भाई, वुमेन्स सैलरी ले लो यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में, और मेन सैलरी ले लो, एवरेज निकाल लो, उसके स्टैंडर्ड डिविएशन भी निकाल सकते हैं, तो सिग्निफिकेंस टेस्ट भी कर सकते हैं। मगर ऑब्वियसली ये एक जाली एग्जाम्पल है। यानी अगर हम सीरियसली स्टडी करना चाहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन होता है नहीं, तो फिर हमें बहुत सारे और फैक्टर्स को देखना होगा कि कितना एक्सपीरियंस लेके आई हैं औरतें, कितना डिग्री लेके आई हैं, बहुत सारे और कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर्स हैं। अब इसके लिए कहते हैं कि हाँ, आप मल्टीपल रिग्रेशन रन कर लें, मगर हकीकत ये है कि उससे भी काम हल नहीं होता है, क्योंकि जब हम मल्टीपल रिग्रेशन रन करते हैं तो उसमें बहुत सारे असम्पशंस आ जाते हैं जो कि वेरीफाइबल नहीं होते हैं। इसलिए ये डिबेट चल रही है। तो अगर हम रियल वर्ल्ड में, और ये एक रियल वर्ल्ड क्वेश्चन है कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि नहीं, इसके बहुत सीरियस रियल वर्ल्ड इम्प्लीकेशंस हैं, मगर इसको हम लोग यानी रियलिटी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ रियल स्टेटिस्टिक्स में हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखनी होती हैं जो हमें कानूनन, शरअन, यानी वेस्टर्न एपिस्टेमोलॉजी के एतबार से मना है। कि स्टेटिस्टिशियन का तो ये काम ही नहीं है कि वो जाके देखे कि भाई डिस्क्रिमिनेट, वो तो नंबर्स को देख के अपना काम करेगा। तो एक्चुअली इस बात का एहसास तो प्रोफेशन में भी हुआ है और बढ़ता चला जा रहा है, मगर तलाफी नहीं हुई। यानी आप मेरे ज़माने में 70s में वो हमारा जो टॉप जर्नल इन द फील्ड था, एनल्स ऑफ मैथमेटिकल स्टेटिस्टिक्स, उसका नाम एनल्स ऑफ स्टेटिस्टिक्स बदल दिया, मैथमेटिकल निकाल दिया गया। और ये तज़किरा कर रहा था कि बहुत से लोगों को अंदाज़ा हुआ है कि जो हम स्टेटिस्टिक्स में बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स डाली गई है, तो सिर्फ नुकसान हुआ है, फ़ायदा नहीं हुआ है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट थी वो रह गई। तो जब मैंने टीचिंग शुरू की तो फिर मैंने एक प्रिंसिपल इख्तियार किया
कि और इसी की बेसिस पे ये रियल स्टैटिस्टिक्स का कोर्स ये अब अच्छा खासा कंस्ट्रक्टेड है। यानी इसके पहले 10 लेक्चर्स जो हैं वो मैंने अच्छे तैयार कर रखे हैं और इसमें जो है वो यानी दे आर ऑल सेट रेडी टू। तो इसमें हमने कहा है कि पहले बजाय इसके कि हम पहले थ्योरी सिखलाएं बाद में प्रैक्टिस सिखलाएं, हम इसको रिवर्स कर देते हैं। कहते हैं पहले कोई प्रॉब्लम उठाओ। और ये एक्चुअली ये डेविड फ्रीडमैन ने भी यही किया। वो उसने भी बल्कि उसकी इंटेलेक्चुअल ट्रेजेक्टरी भी मेरे से बहुत मुशाबित रखती है। हम दोनों ने बहुत ही एडवांस मैथमेटिक्स और थियोरेटिकल और हमारे पेपर जर्नल्स और स्टेटिस्टिक्स में है जिसमें सिर्फ थ्योरी है, नंबर से कोई वास्ता ही नहीं है रियल वर्ल्ड से। और फिर बाद में उसने देखा कि जो असल दुनिया का काम है उसने कुछ कोर्ट केसेस में इन्वॉल्व हुआ और अंडर ग्रेजुएट टीचिंग में। ग्रेजुएट टीचिंग में तो आप जो मर्जी आप पढ़ाएं, बेचारे स्टूडेंट्स मजबूर हैं हुआ। मगर अंडर ग्रेजुएट पूछते हैं कि अच्छा इसका क्या फ़ायदा। ये बहुत इरिटेटिंग क्वेश्चन होता है, भाई मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए इसको पढ़ो। तो क्योंकि कोई फ़ायदा हमें पता ही नहीं है। फ़ायदा पता होता तो हम जवाब देते। तो उसने कहा कि जब मुझसे पूछा गया तो फिर मैंने सोचना शुरू किया। तो फिर उसने उसकी किताब शुरू होती है इसी तरह से कि पोलियो का एग्जाम्पल लेता है कि पोलियो पे हमारे पास एक नई दवा है सॉल्व की वैक्सीन, क्या ये इफेक्टिव है कि नहीं है। अब पोलियो जो है वो खुद उसकी यानी इसको पता चलाने के लिए यू नीड टू नो अबाउट व्हाट पोलियो इज लाइक और उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसमें मसलन ये है कि जो केस फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस है वो थाउजेंड्स में या 100,000 में मेजर की जाती है, बहुत रेयर डिजीज है। तो फिर अब उसमें सिग्निफिकेंट सैंपल जो है बहुत ह्यूज होना पड़ता है। तो स्टडी अगर हम करनी चाहते हैं तो छोटे मोटे सैंपल से काम नहीं बन सकता। हम ये पता ही नहीं चला सकेंगे सिग्निफिकेंटली कि वैक्सीन जो है ये इफेक्टिव है कि नहीं है। और फिर अगर हम करेंगे तो ये भी कोई डिटर्मिनिस्टिक है नहीं, इसमें एरर्स ऑफ डायग्नोसिस भी होते हैं और एरर्स ऑफ हर किस्म के टाइप 1 टाइप 2 एरर्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें वैसे यानी स्टूडेंट्स को जब हम पढ़ा रहे हैं तो हम ये सब चीज़ें टाइप 1 टाइप 2 नहीं बात करेंगे बल्कि नंबर्स दे देंगे कि अच्छा ये ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ और इसके ये रिजल्ट्स आए, कंट्रोल ग्रुप में ये था और जो ट्रीटमेंट ग्रुप था उसमें ये था। अब बतलाओ, सिर्फ लुकिंग एट नंबर्स, नो थ्योरी, नो इक्वेशन, नो फार्मूला, क्या हम ये कह सकते हैं कि पोलियो मेडिसिन इफेक्टिव थी कि नहीं। अब जब स्टूडेंट यानी ये सवाल वो है जो स्टूडेंट समझ सकता है तो वो अब इसके बारे में हम सोच सकते हैं कि अच्छा भाई इसका कैसे जवाब दिया जा सकता है। अब इस जवाब देने के सिलसिले में अगर हमें कोई थ्योरी डेवलप करने की ज़रूरत है तो वो हम करें तो वो स्टूडेंट को समझ में आएगा कि अच्छा हम एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, इस सिलसिले में जो थ्योरी दरकार है वो ज़रूर आप डेवलप करें। इसको मैं कहता हूँ इन्वर्जन मेथोडोलॉजी के। पहले रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सामने हो, उसके सोल्यूशन के एतबार से जो थ्योरी चाहिए वो आप ज़रूर डेवलप करें, मगर उसमें डोंट लूज साइट ऑफ रियल वर्ल्ड इश्यूज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टूडेंट के अंदर हमारा सिर्फ नंबर से काम है, पीछे क्या हो रहा है। तो पोलियो की डिजीज़ में ऐसा है कि मसलन उसमें बहुत फ्लक्चुएशन हाई होता है। एक साल जो है वो ये सारी बातें उसमें किताब में है उसकी डेविड फ्रीडमैन की के एक साल जो है वो 100 केस हुए तो अगले साल 4000 हो गए, तो अब और अगले साल 300 हुए। अब इस सूरत हाल में अगर हम फर्ज करें कि हमने किसी साल जो है वो सब बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिला दी और पिछले साल 4000 था, इससे साल 500 हो गया, तो हमें कहा कि अच्छा हाँ ये तो वैक्सीन काम करती है। हालांकि नहीं, अगर नेचुरल वेरिएशन ही इतना ज़्यादा है फिर हम कुछ नहीं कह सकते। अगर ये उसका कोई स्टेबल कांस्टेंट होता कि हर साल तकरीबन 3000 केसेस होते हैं तो हमने एक साल सब बच्चों को वैक्सीन पिला दी और उस साल जो 1000 केसेस हुए तो हम कह सकते हैं कि हाँ इफेक्टिव है। तो ये जो नेचुरल वेरिएशन यानी दिस हैज़ टू डू विद द पोलियो डिजीज, इट डजंट हैव टू डू विद नंबर्स। इसलिए हमें रियल वर्ल्ड के बारे में जानना होता है। यही मैं कहता हूँ कि तो इसी तरह से जो मैंने टेक्स्ट बुक डेवलप की है उसमें हमने हाइज डेटा सेट लिया, हाउस होल्ड इनकम एक्सपेंडिचर सर्वे। तो उसमें एक छोटा सा गांव है उसमें 100 लोगों का रैंडम सैंपल लिया है। तो उसमें से एक जो है वो कोई करोड़पति है और बाकी 99 जो है उनकी इनकम जो है 4000 रुपये है। तो अब जो है वो स्टूडेंट्स को इसकी पिक्चर आ जाती है। फिर हम कहते हैं अच्छा इसका एवरेज इसका काफ़ी हाई आ जाता है, 10,000 के करीब आ जाता है। तो अब हम कहते हैं अच्छा ये एवरेज जो है ये क्या हमें बतला रहा है, कुछ भी नहीं बतला रहा है। यानी एवरेज अमूमन इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है कि एक रिप्रेजेंटेटिव है कि एवरेज आदमी के पास
10,000 रुपये होते हैं, तो वहाँ या तो गरीब लोग हैं जिनके पास उससे बहुत कम है, या एक अमीर है उससे बहुत ज़्यादा है, किसी को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बजाय अगर हम मीडियन ले लें तो बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली यहाँ की स्टोरी बतलाता है और मोड भी यहाँ पे ज़्यादा इफेक्टिव है। तो इस तरह से यानी जब रियल वर्ल्ड में जाके हम इन कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करते हैं तो फिर इनका मतलब वाज़ेह होता है। वरना जो आम स्टूडेंट है, आप उसको मीन मीडियन मोड सब पढ़ा हुआ है, उसको कुछ पता नहीं कि ये क्या होता है, क्यों होता है। इसलिए यानी रियल स्टेटिस्टिक्स में जब हम रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स के जरिए चीज़ों में बतलाते हैं तो वो स्टूडेंट को समझ में। तो जब ये मैंने टेक्स्ट बुक किया है, बनाई है, तो उससे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स के आउटकम्स होते हैं कि इससे काफ़ी स्टूडेंट्स को इंट्यूटिव हैंड्स ऑन रियल वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। और इसमें मेरी भी बहुत लर्निंग हुई। मुझे पता चला कि बहुत सारे चंक्स ऑफ थ्योरी जो हम लोग बहुत ज़ौक शौक से पढ़ाया करते थे, उसका दुनिया में कोई इस्तेमाल ही नहीं है। क्योंकि हम रियल वर्ल्ड, मैंने बहुत कोशिश की, जैसे इकोनोमेट्रिक्स में जो है वो एक कोर थ्योरम पढ़ाया जाता है जिसको गाउस मार्कॉफ थ्योरम कहते हैं। उसमें ये बतलाते हैं कि सारे जो रिग्रेशन के जो बेस्ट एस्टिमेटर है वो ब्लू है, बेस्ट लिनियर अनबायस्ड। तो मैंने बड़ी कोशिश की कि कोई रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल दूं जिसमें मैं इस प्रॉपर्टी का कोई फ़ायदा बतला सकूं, मगर कोई भी नहीं मिला। आखिरकार मुझे ये पता चला कि ये इस थ्योरम को पढ़ाने की कोई ज़रूरत ही नहीं, इसका दुनिया में कोई इस्तेमाल ही नहीं। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो, जिनका यानी जब हमने सिर्फ थ्योरी पढ़ी थी तो हम बहुत उसको अहम समझते थे, बाद में पता चला कि इसका कोई काम ही नहीं है। जैसे एक पूरी थ्योरी है स्टाइन एस्टिमेशन की, श्रिंकेज एस्टिमेशन की, ये सारी थ्योरी का मैं एक्सपर्ट था, दिस वाज माय ओन फील्ड ऑफ स्पेशलिटी। तो पता चला कि ये सारी थ्योरी डेवलप हुई है इन द केस ऑफ इक्वल वेरिएंसेस, जिसके लिए फार्मूलाज कंप्यूट किए जा सकते हैं। जब अनइक्वल वेरिएंसेस होते हैं, हेटेरोजेनेइटी होती है, तो फिर वो फार्मूलाज नहीं बनते हैं। तो इसलिए किसी ने उसकी थ्योरी डेवलप ही नहीं की है। और रियल वर्ल्ड में सिर्फ हेटेरोजेनेइटी वाले केसेस आते हैं, जो होमोजेनिटी वाले केस हैं वो आते ही नहीं है। इसलिए यानी थ्योरी उसलिए डेवलप हुई जहाँ पे फार्मूलाज लिखे जा सकते हैं, और प्रैक्टिस में इसका कोई काम ही नहीं। तो वो प्रैक्टिस में फिर क्या करना है, प्रैक्टिस में वो कर सकते हैं चीज़ें, यानी हेटेरोजेनस केस को हैंडल किया जा सकता है, मगर उसके फार्मूलाज नहीं हैं जो एलिगेंट हों, जो आर्टिकल्स में छापने के लायक हों। उसके हम कह सकते हैं कंप्यूटर लो इसको इस तरह से रफली हैंड्स ऑन तरीके से, तो वो एक्चुअली हम लिख के भी दें ना तो जर्नल्स वाले कबूल नहीं करते हैं कि ये तो आप ह्यूरिस्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें तो कोई थ्योरी नहीं, आपसे को प्रूव करके दिखलाएं। तो कुछ प्रूव करने का होता नहीं, हम रफ अप्रॉक्सीमेशंस करते हैं उसमें। और यही होता है रियल वर्ल्ड में, वही डर्टी वाली, गेटिंग योर हैंड्स डर्टी वाली बात है कि जब थ्योरी नहीं चलती है तो हम रूल ऑफ थम्स इस्तेमाल करते हैं, और वही दुनिया में रूल ऑफ थम ही काम करते हैं, क्योंकि वो ना नॉर्मेलिटी होल्ड करती है, ना एनी ऑफ दोज assumptions that we make which drive the theory, वो सब खत्म हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली यानी इस मेथड ऑफ टीचिंग का ये है कि फ़ायदा कि स्टूडेंट इंटरेस्ट बढ़ जाता है, लर्निंग आउट, ये स्टूडेंट्स जो है एवरेज कैलकुलेट कर सकेंगे। रियल वर्ल्ड स्किल्स पे हम फोकस करते हैं कि दुनिया के मसलों को हल करना सीखो, तो इसका भी बहुत फ़ायदा होता है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ती है, स्किल डेवलप होती हैं। तो अब हदीस में आया कि यूजफुल नॉलेज तो दिलों के अंदर उतरती है। तो दरअसल बात यही है कि जब हम थ्योरी प्रैक्टिस बैरियर को ख़त्म करते हैं तो फिर हमें रियल वर्ल्ड में जाना पड़ता है। जब रियल वर्ल्ड में जाना पड़ता है तो फिर हमेशा दिल इन्वॉल्व होता है कि क्या ये डिस्क्रिमिनेशन जो है इसके बारे में हम न्यूट्रल रह सकते हैं? नहीं, इट्स अ प्रॉब्लम दैट अफेक्ट्स आवर लाइव्स। तो जब कोई भी चीज़ जो कि हमारी ज़िंदगियों पे असरअंदाज हो, उसमें फिर दिल का रोल होता है, उसमें मोरालिटी का रोल होता है। तो रियल वर्ल्ड इश्यूज़ में हमेशा हमें मोरल गाइडेंस चाहिए होता है कि क्या ये चीज़ इंसान के लिए मुज़िर है या इंसान के लिए अच्छी है। तो दरअसल बात ये है कि इसमें हम जब देखते हैं कि ये सेकुलर नॉलेज की कॉन्सेप्ट कैसे पैदा हुई यूरोप में भी 16वीं सदी में 17वीं सदी में दीन का दौर दौरा था, और वो लोग भी यही समझते थे कि इल्म का कोई भी ऐसा शोबा नहीं है जो दीन से बाहर है।
मगर उनके यहाँ आपस में बहुत खाना जंगी हुई, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स में लड़ाइयाँ हुई। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, सेकुलर नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज ऐसी हो जो कि जिसमें सब लोग इत्तेफाक कर सकें, चाहे कोई भी दीन से हो। तो ये उनके यहाँ एक हिस्टोरिकल नेसेसिटी थी जिसकी वजह से ये इस तरह से बात चली। और अभी भी वहाँ यही है कि ये बहुत स्ट्रांग एक वेस्टर्न सोसाइटी में एक रूल है कि दीन जो है वो एक निजी बात है, आपका पर्सनल मामला है अल्लाह ताला के साथ। दो लोगों को आपस में दीन के बारे में बात करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो हमेशा लड़ाई का जड़ है। यानी हमारे यहाँ तो हम लोग दीन की बात आम करते हैं, हर वक्त ही दीन की बात चलती रहती है। वहाँ जो है ये बहुत ही मायूब समझा जाता है। आप किसी से अगर दीन के बारे में बात करें, अगर बहुत यानी किसी से इंटीमेट ताल्लुक हो जाए तो फिर आप उससे पूछ सकते हैं कि हाँ भाई तुम्हारा क्या ख्याल है, वरना ये कैजुअल कॉन्वर्सेशन, दीन का तज़किरा जो है ममनू है, क्योंकि इससे लड़ाइयाँ होती हैं। और ये भी हकीकत है कि लड़ाइयाँ तो होती हैं। तो मगर जब हम कहते हैं कि इस्लाम हमें कहता है कि भाई इल्म नाफे हमें चाहिए, तो अब नाफा जो है वो मकसद के एतबार से होता है। नाफे आखिर यानी कोई चीज़ हासिल करने के लिए नाफे है, तो इसके लिए फिर हमें गोल्स की बात करनी होगी और स्टूडेंट से पूछना होगा भी तुम करना क्या चाहते हो अपनी ज़िंदगी से। जब तक हम लाइफ गोल नहीं तय करेंगे तब तक हम इल्म लायनफ़े और इल्म नाफे में तफरीक नहीं कर सकते। क्योंकि तो जो अगर हम जैसा कि हम करते हैं, जैसा कि मैं करता था, अब बहुत ही रिसेंटली मुझे ख्याल इसको मैंने छोड़ा है, तो यही इस्लामी तरीक़े तालीम को इख्तियार करते करते आहिस्ता आहिस्ता बहुत सी चीज़ें समझ में आई हैं कि स्टूडेंट जो आपके सामने बैठता है तो उसके अगर हम कुछ बात न करें, हम सिर्फ किताब से शुरू करें कि अच्छा भाई पहले नंबर्स होते हैं, उनका मीन होता है, मीडियन, जैसे कि हमने जिस तरह से हमें पढ़ाया गया है उसी तरह से हम पढ़ाएं। तो फिर हमने कोई पूछा नहीं कि भाई तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारी ज़िंदगी का क्या मकसद है। तो जब हमने इसकी बात नहीं छेड़ी तो फिर हमने उसको तस्लीम किया जो रायजुल वक्त है, रायजुल ज़माना है। और रायजुल वक्त, रायजुल ज़माना ये है कि स्टूडेंट इसलिए बैठा है कि मैं ये कोर्स पास कर लूँ। तो उसको एक्चुअली कोई मतलब नहीं है कि क्या जो टीचर सिखला रहा है वो फ़ायदेमंद है गैर फ़ायदेमंद, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एग्ज़ाम में आएगा कि नहीं, यही एक सवाल होता है स्टूडेंट के कि ये एग्ज़ाम में आएगा कि नहीं। एग्ज़ाम में आएगा तो फिर मैं इसको पढ़ लूँ। एक ही काम है उस नॉलेज का कि उससे एग्ज़ाम पास हो जाए, और कोई दूसरा काम नहीं है उससे, क्योंकि वो ज़िंदगी में तो उसका कोई इस्तेमाल है ही नहीं, ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ है ही नहीं। एग्ज़ाम पास क्यों करना है? इसलिए कि डिग्री लेनी है। डिग्री क्यों लेनी है? इसलिए कि जॉब मिलेगा। जॉब क्यों लेना है? इसलिए कि पैसा बनाना है। पैसा क्यों बनाना है? ये तो ज़िंदगी का मकसद है। तो ये जब हमने इसकी कोई बात नहीं की तो फिर हमने इसको तस्लीम कर लिया कि हाँ जी हमारी ज़िंदगी का मकसद पैसा बनाना है। तो दरअसल यही बात है कि जो कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन है, जिसके बारे में हम लोगों को कुछ नहीं बतलाया गया है, वो ये है कि तालीम का मकसद है ह्यूमन रिसोर्स पैदा करना, ह्यूमन बीइंग पैदा नहीं है, बल्कि ह्यूमन बीइंग बनाना तो हमारे काम में खलल डालता है। क्योंकि हम तो स्टैंडर्डाइज्ड पार्ट्स बनाना चाह रहे हैं मशीन में डालने के लिए कि वो फिट होके घूमती रहे ताकि पैसा बनता रहे, वो खुद भी पैसा बनाए और अपने मालिकान के लिए ज़्यादा पैसा बनाए। तो हम स्टूडेंट्स को ये सिखलाते हैं कि भाई तुम तो एक कमोडिटी हो, तुमको बाजार में बेचा जाएगा पैसे के लिए, तुम्हारी ज़िंदगी जो है वो, और जो जिसकी कीमत ज़्यादा लगेगी वो ज़्यादा कीमती आदमी है। तो अब इसके बजाय हम कहते हैं कि नहीं, इस्लाम जो है वो हमें सिखलाता है कि इंसान तो अशरफुल मखलूक़ात है, सारी कायनात उसकी कीमत नहीं अदा कर सकती है। एक इंसान की ज़िंदगी जो है वो सारी इंसानियत के बराबर है, अरबों ज़िंदगी के। तो हमारा तो काम ये है कि इंसान को इंसान बनना सिखलाएं, ह्यूमन रिसोर्स नहीं। अब ये बड़ा एक अजीब मसला है कि हम स्टेटिस्टिक्स कैसे पढ़ाएं और इंसान बनना कैसे, इन दोनों चीज़ों में आपस में जोड़ भी पैदा किया जा सकता है कि नहीं, ये भी एक सवाल है। तो सबसे पहले तो हमें ये डिस्कस करना कि हम कौन हैं, इंसान क्या होता है। तो हमें स्टूडेंट्स को ये बतलाना होगा कि
इंसान कीमती है, अशरफुल मखलूक़ात है। हमें खुद, दरअसल बात यह है कि जो बीज होता है ना दरख्त की, उसके ये नहीं पता होता है कि मेरे अंदर एक दरख्त है। इसी तरह से जो स्टूडेंट हमारे सामने बैठा है या बैठी है, उसको ये नहीं पता है कि उसके अंदर क्या क्या सलाहियतें हैं, क्योंकि वो उजागर ही नहीं हुई है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि स्टूडेंट्स जो है वो एक, यानी इंसान जो है कान की तरह से होता है, उसके अंदर बहुत किस्म के खजाने पोशीदा है, मगर वो अंदर पोशीदा है, उजागर नहीं है। तो ये टीचर की निगाह होती है, मुर्शिद की निगाह इसको कहते हैं, कि उसके अंदर के जो हीरा है वो पहचानता है। तो उसकी निगाह में जब स्टूडेंट की कीमत होती है तो स्टूडेंट को खुद अपने अंदर की कीमत पता चलती है, तो फिर वो सलाहियतें बेदार हो। अगर हम उसको ये बतलाएंगे कि तुम तो एक बिक्री का माल हो, तो स्टूडेंट भी यही समझ लेगा, क्योंकि बीज तो बीज है, उसको तो अपने दरख्त बनना नहीं आता, हालांकि उसके अंदर पूरा इक्विपमेंट मौजूद है कि वो इंसान बन सकता है। अल्लाह ताला इसीलिए कहा कि लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन, तो वो अस्फ़ल साफ़िलीन भी बन सकता है। हम उसको, यानी ये टीचर के हाथ में है कि वो उसको किस रुख पे ढाल दे। तो टीचर का काम है कि स्टूडेंट को ये दिल में ये ख्याल पैदा करे कि मैं कीमती हूँ और मैं बहुत कुछ बन सकता हूँ, जो मर्जी है। यानी लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, वो तू ही नादा चंद कलियों पर कनाअत कर गया, वरना गुलशन में इलाज तंगी दामा भी था। बहुत बड़ी बड़ी चीजें अल्लाह ताला ने रखी, मगर हम कहेंगे कि मुझे बस दाल रोटी चाहिए, तो अल्लाह ताला हमें दाल रोटी वाली जिंदगी दे देंगे। तो हमें 360 डिग्री लर्निंग की कॉन्सेप्ट पैदा करनी होगी, क्योंकि हमें ये सिखलाया नहीं गया है। हमने इस तरह से नहीं, हमें तो एक वो पार्चा बना के सिखलाया गया कि बस तुम स्टैटिस्टिशियन होगे, इंसान नहीं बनोगे, स्टैटिस्टिशियन बनोगे। तो कैसे हम अपने स्टूडेंट्स को इंसान बनना सिखलाएं, कैलकुलेटिंग मशीन नहीं बनाना सिखलाएं। तो अब इसमें स्टैटिस्टिक्स जो है वो क्या काम करती है दुनिया में, अब हमें ये पता चलेगा कि स्टैटिस्टिक्स इज नॉट अबाउट नंबर्स, Statistics is about persuasion, it's rhetoric, it's a branch of rhetoric, कि कैसे दूसरे लोगों को किसी चीज को, यानी आर्ग्यूमेंट बाय नंबर्स। तो डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स अब इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जब बैलेंस्ड हम पूरे उसको कॉन्टेक्स्ट में लेके देखेंगे, हम कहेंगे इट्स लर्निंग हाउ टू मेक आर्ग्यूमेंट्स विद नंबर्स। तो अब इसमें हमें इससे और भी गहराई में जानना होगा कि वो कौन से, हम क्यों किस इंसान को कुछ परसुएट करना चाहते हैं कि भाई ऐसा है ऐसा नहीं है, वो कौन से आर्ग्यूमेंट्स हैं जो कि हमें करने चाहिए। अमर बिल मारूफ हम करना चाहते हैं, तो वो मारूफ जानना होगा कि वो कौन सी अच्छी चीजें हैं जिसको हम परसुएट करने की कोशिश करें, वो कौन सी बुरी चीजें हैं जिससे हम मना करने की कोशिश करें। और इसमें फिर ये जानने के लिए अच्छी क्या है और बुराई क्या है, इसके लिए हमें इंसान जानना होगा कि वो इंसान कौन होता है, इंसान की जिंदगी का मकसद क्या है। वो चीजें जो इंसान को अपने मकसद की तरफ ले जाती हैं वो अच्छी हैं, वो चीजें जो उसको मकसद से रोक लेती हैं, उसको गलत राह पे डाल देती हैं, वो बुरी चीजें हैं। तो ये सारी चीजों के लिए हमें 360 डिग्री लर्निंग की जरूरत है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सारे बड़े बड़े सवाल जो कि बदीही हैं, हर स्टूडेंट जो आता है वही पूछता है कि भाई मैं यहाँ किस लिए आया हूँ, ये आप मुझे जो पढ़ा रहे हैं क्यों। स्टूडेंट्स तो बेचारे यानी वो सीखने आए हैं, हम लोग जहाँ टीचर की कुर्सी में बैठे हैं तो प्रिज्यूमेबली हम अपने तजुर्बे से उनको सिखलाएंगे। स्टूडेंट तो चाहता है कि वो हम बताएं कि उसे क्या करना है जिंदगी के साथ, हम उसको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो ये बड़े बड़े सवालात कैसे एजुकेशन से निकल गए, तो इसकी भी एक बड़ी तफसील है। किताब है जूली रूबिन की, मेकिंग ऑफ द मॉडर्न यूनिवर्सिटी, इंटेलेक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन एंड मार्जिनलाइजेशन ऑफ मोरालिटी। बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है, पढ़ने के लायक है। उसमें उसने कहा है कि आप 1920s की कॉलेज कैटलॉग्स को उठा के देख लें अमेरिका में, तो सब की सब में यही बात लिखी हुई मिलेगी कि हम लोग स्टूडेंट का कैरेक्टर डेवलप करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इनके अंदर लीडरशिप स्किल्स पैदा हों, इनको सिविक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज सिखलाई जाएं, इंसान बनना सिखलाया जाए।
मगर अब वो पूरी किताब इसमें कि ये चीज़ें अब आज की कैटलॉग उठा के देख ली, किसी में कोई तस्करा नहीं है। उसने कहा 1960s तक ये काम ख़त्म हो गया था। ये 30-40 साल में ये कैरेक्टर बिल्डिंग जो है, ये उन्होंने बड़ी कोशिशें की मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर। असल में जो बुनियादी प्रॉब्लम हुआ वो ये कि उनके आपस में दीनी झगड़े थे, बहुत सारे फ़िरक़े थे, प्रोटेस्टेंट्स के, कैथोलिक्स के। पहले यूनिवर्सिटी तो सारी वो सेमिनरीज ही होती थी, रिलीजियस लोगों ने बनाई थी। हार्वर्ड भी एक सेमिनरी से शुरू हुआ। तो मगर चूंकि उनका आपस में इत्तेफाक नहीं था कि कैरेक्टर क्या होता है, बाज़ लोग कुछ कहते थे, बाज़ लोग कुछ और कहते थे, इसलिए उन्होंने कहा अच्छा इसको दीन को इसमें से निकाल दें, कैरेक्टर फिर भी रखेंगे मगर दीनी फाउंडेशंस पे नहीं रखेंगे। तो जब उन्होंने दीनी फाउंडेशन निकाल दिए तो पता चला आहिस्ता आहिस्ता कि बाकी सारे फाउंडेशंस भी उन्होंने कोशिश की बहुत सारे और फाउंडेशन लाने की, मगर कोई भी पायदार नहीं साबित हुआ। तो आखिर में उन्होंने उसको खारिज अज़ बहस कर दिया। तो कहा कि अब हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव नॉलेज की बात करेंगे। दिल को उन्होंने खारिज अज़ एजुकेशन कर दिया। ये बहुत अहम बात है कि उन्होंने कहा कि अब एजुकेशन हम सिर्फ दिमाग करेंगे, दिलों की तरबियत जो है वो, दिल जो है वो नॉलेज का इंस्ट्रूमेंट ही नहीं रहा। ये बहुत, क्योंकि इस्लाम की सारी तालीमात जो है वो दिल से मुताल्लिक़ है। दिल इंसान के बदन में एक गोश्त का लोथड़ा है जो कि अगर वो ठीक है तो सब कुछ ठीक है। सारी तालीम दिल के मुताल्लिक़। जब आपने दिल को खारिज बहस कर दिया, अभी यानी बहुत रिसेंटली मुझे मेरी बेटी ने बतलाया कि देखें कुरान में आया कि जाअल लकुम अस्सम वल अबसार वल अफिदा, और इस किस्म की बहुत सारी आयत है जिसमें ये बतलाया कि देखो अल्लाह ताला ने तुम्हें आंख दिया, कान दिया और दिल दिया। तो पहली मरतबा मुझे समझ में आया कि अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि दिल भी एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ परसेप्शन है। जिस तरह से आंखें कान है, दिल भी देखता है, सोचता है, समझता है। तो ये मुझे पता ही नहीं था कि हाँ दिल तो हम तो समझते हैं कि ये एक पंप है जो कि खून को पंप करता है। हाँ उसमें इमोशंस तो होते हैं, ठीक है, हम समझते हैं इसको, मगर दिल एक आला है जिससे, और उससे एक्चुअली दिल जो है उसकी बहुत ज़बरदस्त ये सिफत है कि वो ट्रूथ सेंसिंग आला है कि अगर कोई सच बोलता है तो और झूठ बोलता है तो उस पर दिल हमारा बतलाता है, हमारे दिमाग नहीं बतलाता है कि ये सच कह रहा है, ये हक बात है। दिल गवाही देता है इसमें कि जब हक बात सुनता है तो दिल गवाही देता है कि ये हक है। ये उस वक्त है जब दिल का तज़किया हो, किसी न किसी दर्जे में उसको सफाई हासिल हो। अगर वो बहुत गंदगी में पड़ जाए तो फिर वो हक और बातिल में फ़र्क करना की खासियत निकल जाती है। तो जो ऑब्जेक्टिव नॉलेज है जो हमें सिखलाई गई है स्टेटिस्टिक्स की, वो दिल से उसको तोड़ लिया गया है, और यही दरअसल मसला है। तो ये मैंने बतला दिया कि हार्ट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ परसेप्शन। तो और यूजफुल नॉलेज वो तो दिलों में दाखिल होती है, तो हमें अपने स्टूडेंट के दिल को एड्रेस करना है। अब ये एक बहुत बड़ा मामला है कि हम 2+2=4 सिखाते हुए दिलों को कैसे एड्रेस कर सकते हैं। तो ये भी किया जा सकता है, मगर इसमें हमें अपने टीचिंग मेथड्स को बहुत बदलना पड़ेगा। तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि कॉलोनाइजेशन जो इस प्रोसेस से हम गुजरे हैं, ये असल में एक दिमागों की फतह की तरीका है। एडवर्ड सईद की एक किताब है ओरिएंटलिज्म, जिसमें उसने बहुत हैरत अंगेज़ बात लिखी है, और ये 20th सेंचुरी की सबसे अहम तरीन किताबों में से है। उसने कहा कि अंग्रेज़ों ने जितनी सारी किताबें लिखी हैं मगरिब वालों ने, मशरक़ वालों के बारे में, सब की सब जो है वो इस हिस्टोरिकल फैक्ट से मुतासर हैं कि हमने उनके ऊपर फतह हासिल की। गोया कि सब के अंदर एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, और उसी का रद्द अमल हमारे ऊपर ये कि हमारे अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। और ये ज़रूरी है। एक मुट्ठी भर के आदमी थे अंग्रेज़ जो यहाँ आए थे, यहाँ करोड़ों का पॉपुलेशन था। तो करोड़ों का पॉपुलेशन, मुट्ठी भर के आदमी उस वक्त तक नहीं कंट्रोल कर सकते जब तक हम इस पर अपनी विलिंग कंसेंट न दे दें। और विलिंग कंसेंट इसी तरह से होती है कि हाँ ये माई बाप बुजुर्ग बरतर आला, और हम लोग जो हैं वो हम कुछ भी नहीं है। और आज भी इसके हमें यानी कई नमूने मिल जाते हैं। अभी रिसेंटली एक वो जर्नलिस्ट है, उसकी मैंने एक क्लिप देखी वीडियो के, उसमें दिखला के भाई हम तो जलील तरीन कौम है दुनिया में, हमसे बुरा तो कोई हो ही नहीं सकता, हम झूठे और राशि और यानी जितनी सारी बुराइयां हैं सब हमारे अंदर हैं, और वो इसका हमारा ऑपोजिट है। वो उनका हाँ तो तसव्वुर ही नहीं है कि झूठ भी बोला जा सकता है,
उनके यहाँ तो मिलावट का तस्वुर ही नहीं है। ये सारी बातें हैं, हालांकि इससे कोई हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर थोड़ी सी स्टेटिस्टिक्स पढ़ लेता है, एवरेजेस वगैरह निकाल लेता तो उसे पता चल जाता कि ये ऐसे ही। मगर बात यह है कि हर मुआशरे में कुछ बुरे लोग होते हैं, कुछ अच्छे लोग होते हैं। अगर हम अपने मुआशरे की नुमाइंदगी करेंगे कि अपने जो हमारे वर्स्ट लोग हैं और उनके मुआशरे की नुमाइंदगी करेंगे कि उनके जो बेस्ट हैं, तो फिर इसी तरह से कंपैरिजन आ गया। मगर हम इसका ऑपोजिट भी कर सकते हैं, हम अपने मुआशरे से बेहतरीन लोग निकाल सकते हैं और उनके से बदतरीन लोग निकाल सकते हैं। तो इंसान इंसान है, हम सब आदम और हवा की औलाद हैं और सब भाई भाई हैं, इतना बड़ा फ़र्क नहीं है। तो बहरहाल बात यह है कि ये कॉन्क्वेस्ट ऑफ माइंड्स जो है ना, ये हमारी हो चुकी है और इससे आज़ादी अभी तक नहीं हासिल हुई, क्योंकि हमने अपनी जो पॉलिटिकल आज़ादी तो हासिल कर ली है, मगर दिमागी तौर पे अभी भी गुलाम है। तो अब यानी स्टेटिस्टिशियंस को तो ये बात सिखलाई नहीं जाती, हमें तो यही बतलाया गया कोल्हू के बैल बन जाओ, अपने ऊपर वो एक ब्लाइंडर्स डाल लो, तुम्हारा काम है बस वो कैलकुलेशंस करना। ये पॉलिटिक्स जो है वो पॉलिटिशियन को छोड़ दो, इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमिस्ट को छोड़ दो, साइकोलॉजी है वो साइकोलॉजी को छोड़ दो, हिस्ट्री को छोड़ दो। कहते हैं कि नहीं, इसी तरह से फिर यानी वो जो बैल होता है वो क्यों वन ट्रैक पे चलाते हैं, उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी जाती है कि वो सिर्फ वही सामने की चीज़ है वो नज़र आ रही है, तो फिर वो उसी रुख पे चलता रहता है। अगर वो इधर उधर देख सके कि अच्छा यहाँ पे तो सब्जा है यहाँ पे, तो फिर वो ज़रा आज़ादी की तरफ माइल हो। तो ये यूनिवर्सिटीज़ का काम ही है कि वो नॉलेज स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस करें जो करंट सिस्टम को रिप्रोड्यूस कर सके। ये सिंपल सी लॉजिकल सी बात है कि अगर वो डिसरप्टिव होंगे तो उनको तो चलने नहीं दिया जाएगा। तो ये फ्रैगमेंटेशन और स्पेशलाइजेशन ये ज़रूरी है ताकि हम इंसान को ह्यूमन रिसोर्स बना दें, वो मशीन में वो जाके फिट हो जाए। अगर हम उसको इंसान बनना सिखलाएंगे तो वो तो फिर कहेगा कि यहाँ पे जो निज़ाम चल रहा है ये तो इंसानियत के ख़िलाफ़ है, कि कुछ लोगों के हाथ में इतना ज़्यादा माल है कि वो उनको खर्च करना नहीं समझ में आता, और लाखों लोग हैं जो भूखे हैं अपने बच्चों की। एक ही रेस्टोरेंट में एक आदमी खा रहा है, उसने 10,000 रुपए की मील ऑर्डर की है, जो बहरा उसको खाना खिला रहा है, उसको अपने बच्चे को पैसा नहीं है कि उसके लिए दवाई खरीद सके। ये कौन सा इंसानी निज़ाम है? मगर यही निज़ाम चल रहा है, हम लोग भी उसका हिस्सा है। तो दरअसल यानी अभी आप लोग जाके देख लें कि ये एक माइकल सैंडल है, उसका एक लेक्चर है जस्टिस को। ये हार्वर्ड में पहली क्लास जो फ्रेशमैन क्लास है जो नई आई है उसको जस्टिस सिखलाई जा रही है। तो जस्टिस में उसको क्या, ये बड़ा पॉपुलर लेक्चर है, 1.5 मिलियन इसके लाइक्स हैं, व्यूज़ हैं। आप देखेंगे तो देखेंगे कितनी स्मूथ यानी कितनी ज़बरदस्त शहद में आपने जहर मिला के स्टूडेंट्स को पिला रहे हैं, बच्चे को पता ही नहीं चलेगा कि उसके साथ क्या हुआ। उसको एक वो बहुत मशहूर मामला है, उसको यानी जस्टिस में बहुत सारी चीज़ें आप बात कर सकते थे कि भाई इतना सारा जुल्म हो रहा है दुनिया में, जंगें हो रही हैं, दुनिया में लाखों अरबों गरीब हैं, कुछ लोग हैं अमीर हैं, इन सब की कोई बात नहीं करता है। वो जो सबसे बड़ा मामला पहला लेक्चर में सिखलाया जा रहा है कि क्या कत्ल करना जायज़ है। और आप लोगों के दिल में तो ये ख्याल होगा, अच्छा वो शुरू करता है कि आप लोग समझेंगे कि हम मोरालिटी सीखने से हम बेहतर आदमी बनेंगे, मगर ऐसा नहीं होगा। इससे हो सकता है कि हम लोग बदतर आदमी बन जाएं। यानी वो अपना वार जो है वो छुपा के भी नहीं कर रहा है, उसके बाद वो उनको ऐसी सिचुएशन में डालता है कि या तो आप 10 आदमी को कत्ल करें या एक को कत्ल करें। एक को कत्ल करें तो अपने हाथ से करें, तो 10 आदमी की जिंदगी बच जाएगी। तो अब बतलाओ कत्ल करना चाहिए कि नहीं? अब वैसे तो ये बड़ी आर्टिफिशियल सिचुएशन है, मगर इसका यानी वार कहाँ पे हो रहा है? वार हो रहा है इंसान के दिल के अंदर जो नेचुरल एक सेंस ऑफ जस्टिस है कि देखो तुम भी कातिल हो सकते हो अगर ज़रूरत पेश आए। और वाकई ऐसा है कि हो सकता है कि हमें ऐसी ज़रूरत पेश आए, मगर इसका जस्टिस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और असल जो है वो काम ये हो रहा है कि वो लीडर्स बना रहा है। हार्वर्ड है ना आखिर, वर्ल्ड लीडर्स जिनको ये हुक्म होगा कि पूरे मुल्क को तबाह कर दो उसके तेल छीनने के लिए। तो अब उनको अगर उनके दिल में एक एहसास होगा जस्टिस का, एटम बम गिरा दो, लाखों यानी गरीबों को शहीद कर दो, वो टॉर्चर बेसिस बनाओ जो कि जहाँ पे हम लोगों को टॉर्चर करें, ये सारी चीज़ें वो कैसे करेंगे अगर उनके दिल में एक एहसास हो जस्टिस का। तो यही एथिक्स है जिससे वो बड़े बड़े अदारे हैं जो जानते बूझते, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है, इसका नाम है
टाइगर्स, हाँ, पाकिस्तान के बारे में और उर्दू में है, जिसमें यही दिखलाया है कि वो दूध की पाउडर कंपनीज हैं, वो पाउडर बेचती हैं और उनको पता है कि इससे यानी लाखों बच्चे मर जाएंगे और पैसे के लिए वो बच्चों को मार रहे हैं। तो ये एथिक्स सिखलाई जाती है, यानी एथिक्स का ना सिखलाना जो है, और यही जिंदगी का मकसद पैसा बनाना है, ये सिखलाया जाता है। तो फिर उसकी और इस मकसद के लिए ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, अब अपने यानी के लिए जो है जो मर्जी आए करें। तो स्टेटिस्टिक्स भी हमारी यही पावर इंटरेस्ट को सर्व करती है। मशहूर है लाइज, डैम्ड लाइज इन स्टेटिस्टिक्स, जो इस वक्त सबसे वाइडली सोल्ड टेक्स्ट बुक है, उसका नाम है हाउ टू लाई विद स्टेटिस्टिक्स बाय डैरिल हफ। ये शायद आप लोगों को ना पता। तो स्टेटिस्टिक्स जो रियल वर्ल्ड से कनेक्टेड, जब तक आप थ्योरी में रहे ना, तो आप अपने असम्पशंस लगा के जो मर्जी आए डेटा सेट उठाएं और उससे जो मर्जी आए प्रूव कर सकें। ये मैं आपको साबित करके दिखा रहा हूं, यानी करके दिखा रहा हूं कि चाहे डेटा कुछ भी कह रहा हो, हमारे पास असम्पशंस हैं। हम कहेंगे ये IID है जबकि नहीं है, तो फिर जब हम उस पर गलत असम्पशंस डाल देंगे तो हम उससे जो मर्जी आए प्रूव करवा लेंगे, और बज़ाहिर ऐसा महसूस है कि ये डेटा हमें बतला रहा है, हालांकि जो हो रहा है वो असम्पशंस हमें बतला रहे हैं। अब जैसे इसकी मैं एक बहुत सिंपल सी मिसाल दूं कि इन्फेंट मोर्टेलिटी, इसके मैंने अपने वो स्टेटिस्टिक कोर्स में दिखलाया कि ओवर 3-4 डेकेड्स में 130 से 65 हो गई है। हम कह सकते हैं कि भाई हमने बहुत ज़बरदस्त प्रोग्रेस की है, मगर अगर हम इसकी परसेंटाइल रैंक देखें तो वो स्टेबल है अराउंड 24, यानी बॉटम क्वार्टाइल में है और वहीं पे रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि ठीक है, पाकिस्तान ने न तरक्की की है और ना ही खराबी है, जहाँ पे हम थे वैसे ही खड़े हैं। या अगर हम इसका कंपैरिजन बनाएं ईरान और इजिप्ट से, तो हम ये कह सकते हैं कि वो हमसे बुरे थे इन्फेंट मोर्टेलिटी में और हम हमसे बहुत अच्छे हो गए, वो तकरीबन मीडियन या उससे बेहतर हो गए हैं। तो उन्होंने एक पूरा क्वार्टाइल जंप किया, तो हम बहुत पीछे रह गए। तो यानी तीनों पोजीशन हैं कि पाकिस्तान बहुत बेहतरीन है या कुछ भी नहीं है, यानी न्यूट्रल है या बहुत ख़राब है। जो मर्जी आए, हम इन तीनों स्टेटिस्टिक्स हम जो चाहे प्रूव कर दें, और सब बिल्कुल ऑब्जेक्टिव, फैक्चुअल, कॉन्क्रीट, सॉलिड प्रूफ हम दे सकते हैं, कोई हमें यानी। तो इस तरह से स्टेटिस्टिक्स को इस्तेमाल करके हम जो चाहें स्पिन डालते हैं। यही बात है कि स्टेटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ रेटरिक, हाउ टू आर्ग्यू, हाउ टू मेक आर्ग्यूमेंट्स। तो ये कैसे करते हैं ये सीख सकते हैं हम लोग। तो वेस्टर्न अप्रोच जो है वो ये कहती है कि हमें नंबर्स को एनालाइज करना सीखना है, कि नंबर्स ऑब्जेक्टिव हैं, दे आर फैक्ट्स अबाउट एक्सटर्नल रियलिटी, इसके बारे में कोई डिस्प्यूट नहीं कर सकता है। तो स्टेटिस्टिक्स हमें ऑब्जेक्टिव ट्रूथ्स बतलाती है, मगर हकीकत ये नहीं है कि स्टेटिस्टिक्स जो है बस इट्स अबाउट आर्ग्यूमेंट्स, हाउ टू मेक आर्ग्यूमेंट्स। ज़्यादातर नंबर जो है वो ईजाद शुदा है, दे आर नॉट ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो जो डेटा है वो भी सब्जेक्टिव है और जो मेथड ऑफ एनालिसिस है ये भी सब्जेक्टिव है, और इसको छुपाया जाता है। हमारे सामने चॉइस है कि हम मीन इस्तेमाल करें, चाहे मीडियन इस्तेमाल करें, चाहे मोड इस्तेमाल करें। इन तीनों से बहुत ह्यूज डिफरेंस हो सकता है। और जैसे मैंने वो बतलाया था हाइस्ट डेटा में कि हम दिखला सकते हैं कि विलेज की इनकम 20,000 है या 5,000 है, डिपेंडिंग ऑन हम आउटलायर्स को ट्रिम करें कि नहीं करें, और ये सारी चीज़ें। मगर जो भी हम नंबर पेश करें ना, जब हम नंबर पेश करेंगे तो ऑडियंस जो है वो मशहूर हो जाएगी, कहेगी कि नंबर है, नंबर से तो कोई आर्ग्यू नहीं कर सकता है। उस नंबर को बनाने में जो हमने गड़बड़ की है वो कोई नहीं देख सकेगा, क्योंकि ये उन लोगों को ये नहीं सिखलाया गया। यही जो थ्योरी एप्लीकेशन की डिवाइड का ये खूबसूरत वो है कि किसी को कुछ पता नहीं चलता। हमने अपना वो पीछे गड़बड़ शड़बड़ करके एक नंबर प्रोड्यूस कर दिया, आगे जो अवाम है उसको नहीं पता कि पीछे क्या हुआ। उसने कहा कि भाई नंबर तो फैक्ट है, इसको तो हमें तस्लीम करना ही करना है। तो बात ये है कि नंबर्स जो है ये भी बहुत धोखेबाज चीज है। कुछ नंबर्स जो हैं वो तो रियल होते हैं, कितने दरख्त हैं जंगल में, कितने लोग यहाँ बैठे हैं, कितनी रुपीज इनकम है लोगों की, ये सब रियल नंबर्स हैं। कितनी किस चीज़ की क्या कीमत है बाजार में, कितने
पाकिस्तान में कालीनें प्रोड्यूस हुई, ये सब रियल नंबर्स हैं। मगर इसके साथ साथ कुछ जाली नंबर्स हैं, देखने में वो वैसा ही नंबर लगता है। हमने 98 कहा, हाँ भाई 98 लोग बैठे हैं यहाँ पे, फलाने शख्स का IQ 98 है। अब ये जो IQ 98 है ये उस तरह का नंबर नहीं है जिस तरह से कि यहाँ पे 98 लोग बैठे हैं, मगर आम आदमी इसमें फर्क नहीं कर सकता, और स्टैटिस्टिशियंस को भी यही नहीं फर्क करना सिखलाया नहीं जाता है। भाई ये 98 क्या है? उसने एक 100 सवाल का जवाब दिया था, उसमें से उसने 98 उसने आंसर कर दिए, मसलन यूँ समझे तो 98% आ गया उसका स्कोर। मगर वो सवाल कौन से सवाल थे, उसको हम अगर बदल दें तो हो सकता है कि वो 50 का जवाब दे सके। आज सेम टेस्ट पे वो कोई और नंबर लेके आ जाएगा कल। तो ये कोई, यानी एक चीज होती है कि कोई अंडरलाइंग रियलिटी है, कोई चीज है ठोस दुनिया में जिसको हम नापने की कोशिश करें, तो उसमें तो एरर्स ऑफ मेजरमेंट होते हैं। एक है दुनिया में कोई चीज है ही नहीं उस नाम की, अब वो हम उसको ईजाद कर रहे हैं, फिर उसका कोई इंडिकेटर बना रहे हैं। जैसे मैं तुमको कितना चाहता हूं, अब इसका नंबर निकाल के दो, तो हम क्या करें? अच्छा भाई हमने वो ईद में जो है वो गले मिले थे, तो अब हम प्रेशर पर स्क्वायर इंच काउंट कर लेंगे कितनी जोर से आपने उसको हक किया था। अब उसने, हाँ इसने, इसकी जो मोहब्बत है वो 95 PSI है। तो अब ये है तो बिल्कुल इसी तरह से है, ये है नंबर तो है, हम कहेंगे भाई नहीं, वो हमने वो लव मीटर लगाया था, आप जो मुझे सिर्फ 95 चाहते हैं और मैं जो आपको 103 चाहता हूं, अब बतलाएं। अब उसका कोई जवाब ही नहीं है, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्टिव फैक्ट है। तो इसी तरह से हम लोग बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जो, जिसके बारे में अवाम इसी धोखे में मुब्तला है कि ये बिल्कुल हकीकत है, और ये उसी तरह का नंबर है जैसे हमने लोग गिन के दे दिए। अब इसमें तो कोई शक नहीं कर सकता कि भाई यहाँ पे इतने लोग बैठे हैं, इसमें कोई आर्ग्यूमेंट हो नहीं सकता। मगर जो दूसरा नंबर है वो धोखा वाला नंबर है, लोगों को पता ही नहीं कि कुछ नंबर धोखा होता है, कुछ नंबर रियल होते हैं। अब मसलन इन्फ्लेशन है, दरअसल इन्फ्लेशन नाम की कोई चीज होती नहीं है, मगर अवाम कहते नहीं 11.3% है। क्वालिटी ऑफ यूनिवर्सिटी, HEC ने रैंकिंग पब्लिश कर दी, अब हमें पता चल गया कि फलानी यूनिवर्सिटी टॉप पे है, फलानी बॉटम पे है। क्वालिटी ऑफ रिसर्च, हाँ भाई इसके इतने पब्लिकेशन हैं, इम्पैक्ट फैक्टर में इसके नहीं है। तो ये फिक्शनल नंबर्स और फैक्चुअल नंबर्स में डिफरेंशिएट करना ये बहुत अहम काम है जो हमें सिखलाया ही नहीं गया, क्योंकि इसमें हमें नंबर्स के पीछे जाके देखना होगा, और स्टैटिस्टिक्स में हम कहते हैं कि नहीं, हमारा काम ही नहीं है कि नंबर्स के पीछे जाके देखें। तो नंबर्स के पीछे जाके देखें तो किस नंबर्स के पीछे तो कुछ रियलिटी है, वो रियल नंबर्स हैं, कुछ नंबर्स के पीछे बस धोखा है। मगर स्टैटिस्टिशियन जो है वो चूंकि रुक जाता है, और तो इसलिए हम इसमें तफरीक नहीं करते। सबसे एक सिंपल फिक्शन ये है कि दो नंबर्स को एक बना देना, जैसे यानी ये एक बेसिक सी बात है जो लोगों को समझ में आती है। जैसे हम कहेंगे अच्छा भाई एक बॉडी साइज है, तो वो अब हम टेलर जो है, जब हमारा टेलर हमारे मेजर लेता है तो बहुत सारे मेजरमेंट्स लेता है। अब ये तो सही है कि हम एक नंबर बतला सकते हैं कि अच्छा भाई ये मीडियम साइज की शर्ट दे दो, ये लार्ज साइज की, मगर वो परफेक्ट फिट नहीं होगी, वो रफली फिट हो जाएगी, और फिर आउटलायर्स होंगे तो उसमें नहीं फिट हो सकेगी। तो बात यह है, एक सिंपल सी बात है, इंफॉर्मेशन थ्योरी से हम इसको एडवांस तरीके से प्रूव सकते हैं कि दो नंबर्स में जो इंफॉर्मेशन है वो एक नंबर में आ ही नहीं सकता है, इट्स जस्ट इंफॉर्मेशनली इम्पॉसिबल। तो इस तरह से जो बॉडी साइज है उसको एक नंबर में बतलाया ही नहीं जा सकता है। मगर अक्सर और बेशतर ऐसा करते रहते हैं, हम पूरा इनकम का पाकिस्तान का डेटा लेते हैं और कहते हैं कि ये GNP पर कैपिटा, एक नंबर में सारे पाकिस्तान की इनकम बता दी। अब इसमें बहुत सारे हमने धोखा किया, फ्रॉड किया, मगर ना स्टैटिस्टिशियन को पता है ना अवाम को पता है कि यहाँ पे फ्रॉड हो रहा है, कि GNP पर कैपिटा अमेरिका में मसलन इजाफा हो गया, मगर जो सारी एक्स्ट्रा पैसे थे वो तो अमीरों के पास गए और गरीबों में कुछ के हाथ में कुछ आया ही नहीं। तो ये बात मगर GNP पर कैपिटा छुपा जाती है। तो ये बहुत एक पावरफुल रेटोरिकल स्ट्रेटजी है कि हम कहें कि जो जजमेंट्स हैं उसको छुपा दें, नंबर सामने पेश कर दें, तो लोग नंबर से धोखा खा जाते हैं। तो स्टैटिस्टिक का काम ही यही है कि एक झूठा, दिस इज हाउ यू लाई विद स्टैटिस्टिक्स, बाय क्रिएटिंग नंबर्स
which are seem like they are objective facts, हालांकि वो subjective होते हैं। तो इन्फ्लेशन क्यों फिक्शनल नंबर है? अपने इसका एक बड़ी गहरी होल्ड है, सारी अवाम के पॉलिसी डिसीजन होंगे पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बढ़ गया है और कम हो जाएगा। दरअसल बात यह है कि इन्फ्लेशन मुख्तलिफ कैटेगरीज में होता है। फूड में 20% इजाफा आ गया, एनर्जी में कम हो गई, ऑयल प्राइसेस गिर गई, रेंटल प्राइसेस में इजाफा हो गया, लग्जरीज में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। तो मुख्तलिफ किस्म के लोगों को मुख्तलिफ किस्म के इन्फ्लेशन पेश आएंगे क्योंकि उनके परचेसिंग बंडल्स डिफरेंट हो गए। तो सारी वेटिंग स्कीम्स हैं, सब आर्बिट्ररी हैं। अब जो यानी जो असल मसला है ना, जो लोगों को समझ में नहीं आता है, वो ये है कि देयर इज नो ऑप्टिमल वेटिंग स्कीम। ये लोगों को समझ में नहीं आता। यानी लोग कहते हैं कि अच्छा आपने जो ये वेट्स लगाए ना ये गलत है, इसको यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में सोचें तो फिर ज्यादा बात समझ में आती है। हाँ ठीक है, HEC ने जो है ना इस चीज पे जो वेट डाला ये थोड़ा कम है और थोड़ा इस पे ज्यादा होना चाहिए, रिसर्च पे ज्यादा वेट होना चाहिए, टीचिंग पे कम होना चाहिए, इस सब पे तो बहस होती है कि HEC ने जो रैंकिंग बनाई है वो उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। मगर ये कि देयर इज नो करेक्ट रैंकिंग, क्योंकि जो मल्टी डायमेंशनल चीज है, मतलब सिंपल सी चीज है, एक यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है गरीब तलबा को ऊपर उठाने में, एक यूनिवर्सिटी है जैसे लम्स है वो एलिट को बहुत अच्छे वो दे देती है। तो अब इन दोनों में से कौन बेहतर है? भाई ये डिफरेंट डायमेंशंस हैं। अगर हम कहें कि गरीबों को आपको मैथ्स एजुकेशन देना है ताकि वो जीरो से उठकर पढ़ने लिखने और कमाने के लायक हो जाएं, तो लम्स जीरो है इस मामले में, और पब्लिक यूनिवर्सिटीज इसमें बहुत अच्छी हैं, बहुत आगे हैं। अगर हम कहें कि नहीं एलीट क्लास को टॉप तक पहुंचाना है, सितारों की सैर करवानी है, तो फिर हम पब्लिक यूनिवर्सिटी जीरो हैं, लम्स बहुत हाई है। अब इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक को कंबाइन करके हम एक नंबर निकालें ताकि हमें पता चले कि इन दोनों में से कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है। दिस इज अ नॉनसेंस क्वेश्चन, दिस डजंट मेक एनी सेंस। मगर हम इसी नॉनसेंस क्वेश्चन को कहते हैं कि ये रियल क्वेश्चन है, इसका कोई रियल आंसर है। हाँ ठीक है, वेट्स में हम झगड़ा कर सकते हैं, मगर देयर इज अ करेक्ट सेट ऑफ वेट्स एंड मेजर्स जिससे हम करेक्ट रैंकिंग निकाल सकते हैं। ये बहुत बड़ा धोखा है, देयर इज नो करेक्ट रैंकिंग। तो ये इल्यूजन ऑफ ऑब्जेक्टिविटी जो है ना, ये बहुत खतरनाक चीज है। मोस्ट नंबर्स जो कि हम इस्तेमाल करते हैं, GNP पर कैपिटा, अला बला, ये सब मेड अप नंबर्स होते हैं, सब्जेक्टिव, या जैसे इन्फ्लेशन, तो जो सारे रिजल्ट्स हैं वो भी सब्जेक्टिव हैं। इसी तरह से उसके अंदर बेशुमार सब्जेक्टिव चीजें छुपी हुई हैं जिसका ना हम तज़किरा करते हैं ना स्टूडेंट को पता चलता है। तो बहुत सी चीजें हैं जो मेजरेबल होती हैं मगर मल्टी डायमेंशनल होती हैं, तो उसमें फिर नंबर्स का तो काम है, मगर उसमें हमें जेन्युइनली मल्टी डायमेंशनल चीजें सीखनी होंगी। और दिस इज अ न्यू थिंग, यानी एक नंबर पे रिड्यूस करके उसको काम नहीं बन सकता है, बल्कि हम ये पूरी प्रोसेस देखें कि हमारे पास 1 करोड़ लोग थे, सबकी इनकम थी, उसको हमने एक नंबर बना दिया, तो इसमें हमने यकीनन इंफॉर्मेशन लॉस किया है। तो वो क्या इंफॉर्मेशन जो लॉस्ट हुआ था इसको भी देखना चाहिए। मगर इसके आगे बढ़ के अगली बात यह कि बात चीजें तो होती ही हैं अनमेजरेबल, तो ये क्वालिटेटिव चीजों को भी हमें मानना होगा कि कुछ चीजें हैं जैसे मोहब्बत है, इसको नापा नहीं जा सकता, इसको तोला नहीं जा सकता। टीचर्स की रिसर्च की क्वालिटी है, इसको किसी नंबर से नहीं बतलाया जा सकता। ये बात आजकल दुनिया तस्लीम करने पे राजी नहीं है। ये इसकी यानी बल्कि अहले मगरिब ने कहा है कि अगर किसी चीज के बारे में हम कैलकुलेट नहीं कर सकते तो फिर हमारा इल्म इसके बारे में नाक़िस है। जब हमारे इल्म में तरक्की होगी तो हम उसको मेजर करना सीख लेंगे। चुनांचे साइकोलॉजिस्ट को ले लें, ये हर उस चीज को जिसको हम कहते हैं कि इसको नापा नहीं जा सकता, ट्रस्ट हो, कॉन्फिडेंस हो, IQ हो, मोहब्बत हो, ये सारी चीजों को नापने के चक्कर में रहते हैं हर वक्त। उसका कोई टेस्ट बना दिया, उसकी कोई लिकर्ट स्केल बना दिया। तो ये एपिस्टेमोलॉजी है जो बुनियादी फर्क है जो मैं दिखला रहा हूँ। एक जो हमारा पहला स्क्वायर है स्टैटिस्टिकल मेथोडोलॉजी का कि एक हिडन रियलिटी है जो असली, दिस इज व्हाट रियल स्टैटिस्टिक्स अबाउट दिस हिडन रियलिटी। उसके ऊपर हम कुछ नाप तौल करते हैं, जैसे टीचर्स की क्वालिटी ऑफ रिसर्च है, हम कहते हैं अच्छा भाई आर्टिकल्स ले लो, पब्लिकेशंस ले लो, ये एक ऑब्जर्वेबल है, फिर हम उसका इम्पैक्ट फैक्टर ले लो, तो ये हमारे पास नंबर्स आ जाते हैं।
तो अब ये जब हमारे पास नंबर्स आ गए तो अब हम उस नंबर्स पे अपनी थ्योरी लगा के उनका मीन, मीडियन, मोड, डेंसिटी, अला बला सब कुछ कर सकते हैं। तो अब जो वेस्टर्न मेथोडोलॉजी है उसमें ये बैरियर है कि जो ऑब्जर्वेबल्स हैं और जो हिडन रियलिटी उसके बारे में हमें नहीं सोचना, हमारे पास जो नंबर्स आ गए हमें सिर्फ उसकी एनालिसिस करनी है। तो यहाँ पे ये लाइन लगी हुई है। जो हम कह रहे हैं कि इस्लामिक तरीका है उसमें ये है कि हम ये सब चीज़ें एक साथ देखें। ठीक है, क्वांटिफिकेशन भी है, हम यानी ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स का कोई ताल्लुक तो है, मगर ये नहीं है कि 1-to-1 मैपिंग है और एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन है। बाज़ आर्टिकल्स अच्छे होते हैं, बाज़ बुरे होते हैं, बाज़ नॉन रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, बाज़ स्टूडेंट्स के अच्छे आर्टिकल्स होते हैं जो पब्लिश नहीं होते हैं, बाज़ बुरे आर्टिकल्स जो पब्लिश हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें हमें देखनी है, मगर ये नहीं कि हम उसको नज़रअंदाज कर दें। तो हमें साथ ये सारी चीज़ें देखनी है, हिडन रियलिटी को भी देखना है, उसके मेजरमेंट के तरीक़ों को भी देखना है और क्वान्टिफाइबल नंबर्स को भी देखना है। तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सारी चीज़ों से बैक वक्त इंगेज करने की ज़रूरत है। तो हमें एक्सपैंड करना होगा फोकस, जो हमें खुद कभी नहीं सिखलाया गया, क्योंकि हमें स्पेशलाइजेशन और फ्रैगमेंटेशन के तरीक़े तालीम से गुजारा गया। अब हम कहते हैं, वो कहता है भाई ये जीएनपी पर कैपिटा है, इसमें तुम बताओ इजाफा हुआ है कि नहीं, 10% देखो ग्रोथ हो गई है। तो हम ये देखें भाई ये कौन है जो हमारे पास ये आता है। एक पॉलिटिशियन है, वो चाह रहा है कि वो ये बतलाए कि हमारी पॉलिसीज से कौम को इतना फायदा पहुंचा है। अब ये तो हमारी बहस नहीं है, वो तो पॉलिटिशियन की। हम ये बतला देंगे हाँ भाई इस साल, पिछले साल 100 था, अब 110 हो गया, 10% इजाफा हो गया। कहेंगे नहीं, ये हम साइलो नहीं तस्लीम करते, ये हम बैरियर नहीं तस्लीम करते। हम कहते हैं कि अच्छा आप ये कहना चाह रहे हैं कि अवाम की तरक्की हो गई, तो हम कहते हैं कि एक नंबर से हम इसको नापा नहीं जा सकता है। तरक्की में हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के पास पहुंच जाएं, महबूबुल हक कहते हैं भाई ये तुम्हारा काम नहीं, तुम तो स्टैटिस्टिशियन हो, तुम सिर्फ नंबर्स देख के बतलाओ। हम इसको नहीं तस्लीम कर सकते। तो हमें अपनी फील्ड से, अपने कंफर्ट जोन से आगे निकलना होगा, तभी तो हम जाके अपने स्टूडेंट को एंगेज कर सकेंगे, इंसान बनना सिखा सकेंगे, उनके दिल को एंगेज कर सकेंगे। भाई बात दरअसल ये चल रही है, जो छुपी हुई है वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो ये नहीं कहा जा रहा है कि 100 से 110 हो गया, ये कह रहे हैं कि कौम की तरक्की हो रही है। तो अब कौम की तरक्की को ऐसे नापा जाता है, इसकी हम बहस में एंगेज करें। तो ये बड़े इश्यूज देखें, एनवायरनमेंट को क्या हो रहा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी को क्या हो रहा है। हाँ जीएनपी में नहीं आएगा ये, मगर जो बात कही जा रही है वो दरअसल इसके बारे में है, इसको हम बीच में लेके आए। अगर हम कल को इसके इनकार कर दे कि नहीं ये कह रहे हैं कि ग्रोथ हुई है मगर इन्फेंट मोर्टेलिटी में तो इजाफा हो गया है, अगर ये बात फ्रंट पेजेस में आने लगे ना, तो पॉलिटिशियंस इसके बारे में फिक्र करने लगे कि हाँ भाई इन्फेंट मोर्टेलिटी में कम करना चाहिए। क्योंकि मगर जब तक हम कहेंगे सिर्फ जीएनपी पर कैपिटा है, अभी चंद साल पहले इसहाक डार ने कहा था कि हमने ग्रोथ रेट यहाँ तक पहुँचा दी है कि पहले कभी नहीं हुई, और इसके लिए जो 70 कत्ल माफ है, क्योंकि ग्रोथ रेट इज द ओनली थिंग विच मैटर्स। तो जब हम नंबर्स पे के जादू में फंस गए तो फिर इसी किस्म की बात होगी। हम कहेंगे नहीं गुर्बत में इजाफा हुआ है, लोग भूखे मर रहे हैं, मेल न्यूट्रिशन यहाँ 40% है, तरक्की कौन सी, तो फिर बात चलेगी। मगर जब हम अपने आप को महदूद दायरे में रखते हैं कि भाई हमारा काम तो सिर्फ नंबर्स, वो भी हमें लोग ला के देंगे, हम उसको जाके मैदान में जाके मेजर नहीं करेंगे, तो फिर जो है वो यही हशर होगा। तो बेसिकली ये आखिरी स्लाइड है कि आर्ग्यूमेंट्स जो है हमेशा रियल वर्ल्ड इश्यूज के बारे में होते हैं, दे आर नेवर अबाउट नंबर्स। तो हमें ये नंबर्स जो है वो सिर्फ क्लूज हैं, इशारा है रियलिटी के बारे में, तो हमें उस तक महदूद रह नहीं सकते। हम कह रहे हैं कि ये नंबर्स जिस चीज को, जैसे ये पब्लिकेशंस हैं, ये एक इशारा है, ये क्वालिटी इज नॉट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, क्वालिटी इज बिहाइंड दैट, इट्स सम रियलिटी। अब वो रियलिटी क्या है, मोहब्बत वो नहीं है कि उसने कितने प्रेशर पर स्क्वायर इंच मजाक किया, इसके पीछे एक हकीकत है, वो हकीकत का जो है वो नंबर नहीं है, नंबर में शुमार नहीं की जा सकती। नंबर्स में उसका कुछ हमें इंडिकेशन मिल सकते हैं, ये नहीं, हम डिनाई नहीं करते कि नंबर्स का कोई ताल्लुक ही नहीं है, मगर नंबर्स को अपनी हद तक रखना चाहिए। और दूसरी भी चीज़ें हैं जो क्वालिटेटिव हैं, नॉन मेजरेबल हैं, उन सब चीज़ों को देखना चाहिए। तो वेस्टर्न एपिस्टेमोलॉजी जो है वो बहुत सारी चीज़ों को जुदा जुदा कर देती है, कहती है एप्लीकेशन जुदा है, प्रैक्टिस जुदा है, थ्योरी अलग है, प्रैक्टिस अलग है।
जो ऑब्जर्वेबल है, जो नंबर्स हमारे सामने है वो अलग है, और जो पीछे रियलिटी है वो अलग चीज है। जो ऑब्जेक्टिव फैक्ट है वो अलग है, सब्जेक्टिव अलग है, दिमाग अलग है, दिल अलग है। हम कहेंगे नहीं, सब चीजों को साथ लेके चलना है। तो ये इस्लामिक स्टिट्यूशन ये बहुत सारे उन्होंने जगह पे काट दिया है ताकि हम लोग हकीकत तक पहुंच नहीं सकें। तो उस काट को, सारी डिवाइड्स को, उसको जोड़ना है ताकि हम इंसान बनना सीख सकें।